अच्छा, आज का पहला टॉपिक तो ये है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज का पता हो तो हमने मालूम करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है और उसका मैग्नीट्यूड कैसा है और कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा, अब इसमें पहला सवाल शायद आप ये जानना चाहें कि ये सोर्सेज क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसी सब पहले तो इस सवाल को ही मैं बता समझा दूं कि वो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सवाल है, सिर्फ भी जवाब नहीं है। ठीक है, वो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ से निकलता है। तो इस अब जवाब पर आए तो जवाब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट से निकलता है। ठीक है। अच्छा, एक ज़माना यह था कि समझा ही जाता था कि दो जवाब हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड करंट से पैदा होता है और एक ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है कि जिससे जो कि लोहे को अपनी तरफ खींचता है, लोहे के टुकड़े को और या लोहे को, वो है। और ये दो सोर्सेज हैं। लेकिन ये कोई पुराना हो गया, कोई 150 साल पुराना हो गया या 125 साल पुराना है। उसके बाद पिछले 100 साल में ये फिज़िक्स की जो तरक्की, उसके मुताबिक आज हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर भी उसके जो एटम्स होते हैं उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं और या स्पिन करते हैं। अब ये डिटेल तो एटॉमिक फिज़िक्स का टॉपिक है जो मैं यहाँ आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो भी बहरहाल मतलब ये कि वो होते मूविंग चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करे या स्पिन करे क्या करेगा तो चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज मूव करेगा तो वो भी एक करंट होगा। लेकिन वो एक मुश्किल करंट का टॉपिक है, उसके लिए तो एटॉमिक फ़िज़िक्स भी पढ़ाना होगी आपको। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स पढ़ाए बगैर अगर आपको पढ़ाना है तो फिर मैं वो जो एक आम सोर्स है कि एक वायर है और बिजली की तार है और उसके गिर्द होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके गिर्द होता है। वो क्या होगा, गिर्द का मतलब ये है कि उसकी एक लाइन होगी और एक गिर्द के लाइन, ये यहाँ देख लें कि ये लेंथ जो है ना टोटल सारी लाइन के ऊपर सम जो होगा ना, ये इसको कहते हैं लाइन इंटेग्रल मैग्नेटिक फील्ड का। और लाइन मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है लाइन इंटेग्रल, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर जितने करंट हैं। ये कहलाता है एम्पियर्स लॉ। एक तो आज का पहला बड़ा टॉपिक ये है। और उसके बाद जिस वजह से एम्पियर्स लॉ डिराइव होता है उसके उसके प्रूफ में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो उसके गिर्द होती हैं, वो ऐसा सर्कल या क्लोज लूप बनाती हैं। और अगर वो क्लोज लूप है तो फिर उसमें से जितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उतना ही एंटर होगा या और टोटल ज़ीरो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और फिर उसकी तो ये इसको ऐसे आमतौर पर नाम के बगैर एक लॉ कहा जाता है। लेकिन कुछ किताबें हैं वो इसको गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या क्या होता है, कितना होता है। और अगर आप कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होता है तो ये वही काम हो गया। और डिफरेंशियल फॉर्म उसकी ये है कि उसकी जो डाइवर्जेंस है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़ीरो जब हो तो को अप्रोच करे तो वो ज़ीरो होता है, डाइवर्जेंस ज़ीरो होती है। तो ये तो टोटल टॉपिक है। पहले बड़ा टॉपिक शुरू करते हैं। अब वो है कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्सेज से ताल्लुक़। तो पहले तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स अगर हो, एक सिंगल चार्ज जो सोर्स है और ये टेस्ट चार्ज है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाकी जो सबसे अहम बात है कि वो 1/r² होगा। अगर ये डिस्टेंस को दुगना कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ना वो 4 गुना कम हो जाएगा। अब ये कूलम ने एक्सपेरिमेंट से मालूम किया था कि अगर एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस को वेरी करके, तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट से मालूम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्टेंस को दोगुना करें तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा। तो ये हम देख सकते हैं फार्मूला, ये 1/r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम होगा अगर आर डिस्टेंस को दोगुना करें। ये डिस्टेंस है, ये वायर से डिस्टेंस मेजर होगा, ये इस जगह पर डिस्टेंस है। तो अगर ये इसको दुगना करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आधा होगा, 4 गुना कम नहीं होगा, 2 गुना कम होगा। अच्छा, यहाँ तक इसके बाद तो इसकी डायरेक्शन का ताल्लुक है। ये एंगल आपको दिखा रहा है लेकिन मैं ख्याल तस्वीर के बगैर शायद आपको समझ ना आए। वो ये कि देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वायर है, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने ये जो लोहे के टुकड़े हैं इनको किस डायरेक्शन में कर दिए। ये डायरेक्शन फाई एक डायरेक्शन है, वो क्या है, अगर ये एक एंगल है। चलो मैं आपको इस तरह एक और तस्वीर में दिखा देता हूँ। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं जिस तरह ये है ना, तो एक्सपेरिमेंटली है हमारी थ्योरी कहती है कि वो बिल्कुल
सर्कुलर लाइंस होंगी और इनकी डायरेक्शन जो होती है वो राइट हैंड रूल से होती है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स जितना मैंने पढ़ाना है उसको समझने के लिए। लेकिन राइट हैंड रूल आपको दूसरी जगहों पर भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जिसको वैसे ये इस तरह भी कह सकते हैं, मैं तो वैसे राइट हैंड रूल में के लिए राइट हैंड को कभी की ज़रूरत नहीं महसूस करता। वो ये है कि देखें, अगर इलेक्ट्रिक करंट आपकी तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ज़्यादातर मेरे ख्याल एंटी क्लॉकवाइज के रूल से समझ आ जाता है, आपको अपने हाथ के ज़रिए मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना चाहें तो कर लें आप, जिससे भी आप करें, राइट हैंड रूल है। अच्छा, अब बात यह है कि इसका जो टोटल एक लाइन के ऊपर, अभी देखें ना, वो एक लाइन के ऊपर ही है ना, सर्कल से थे, तो लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो उसको कहते हैं लाइन इंटेग्रल, ठीक है। अब वो पिछली जो वो तो जो पिछली सी में जो वायर जो कि वर्टिकल थी वो आप यहाँ इस तरीके से बनाइए कि वायर आपकी तरफ आ रही है, ये आपको इमेजिन करना ना, ज़ाहिर है वो अगर मैं वो तस्वीर बनाऊँगा तो उसके ज़रिए मैं इस कैलकुलेशन को नहीं समझा सकता। तो तस्वीर में मैंने वो जो वायर को ना वो रोटेट करके आपकी तरफ कर दिया है। अच्छा, इन्फिनिट वायर है, वायर की लेंथ हमारा टॉपिक, मतलब हम ये कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है, और बस ये वायर निकल रही है। और इंटेग्रल ऑफ बी, ये डिस्टेंस आर है, वो मैंने दिखाया था आर आपको, ये वही आर है। तो और आर मेजर होना है वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल क्या होगा। और लाइन इंटेग्रल मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ से के डॉट प्रोडक्ट पर सम करें, ठीक है, सम और कंटिन्यूस सम करें, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, और क्लोज लूप के ऊपर करें। तो उसमें ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने पिछली भी स्लाइड में दिखाई है, वो ये 1/, बुनियादी बात है, 1/r है। और ये फाई एंगल के, वो जो फाई था ना एंगल, उसके प्रोपोर्शनल है जो दिखाया था। अच्छा, डीएल क्या है, ये लेंथ का सेगमेंट, ये भी उसी लेंथ के वो एंगल के साथ है, ठीक है। तो ये मैंने ब्लू में दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो ऐसा नहीं है कि फाई यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन है ना एंगल के बढ़ने का के साथ जो यूनिट वेक्टर है उसको फाई एंगल है, तो उसके साथ जो यूनिट वेक्टर है वो फाई हैट है। तो फाई तो इसमें है, फाई हैट तो इसमें भी है, फाई हैट इसमें भी है, तो डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया। असल जो ज़रूरी बात ये है कि वो ये है कि इसके ये जो होता है ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा, सर्कल की प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं ना, सर्कल के ऊपर जो आर्क होते हैं वो आर थीटा होती है। तो ये आर, और अगर स्मॉल एंगल है तो थीटा नहीं है, डी फाई है। तो असल में ज़रूरी बात यह है कि यहाँ आर है तो मैग्नेटिक फील्ड में 1/r है, तो ये कैंसिल करते हैं, और आर का जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ एंगल्स का सम होगा, और वो एंगल्स का सम 2π रेडियंस होगा, तो 2π से कैंसिल होगा, और ये सिर्फ करंट रह जाएगा, और साथ ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा। अब ये तो है एक सर्कल के लिए, लेकिन जो एम्पियर लॉ है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 4 फंडामेंटल लॉज में शामिल है, तो वो सिर्फ एक सर्कल के लिए तो नहीं हो सकता, वो किसी भी कर्व के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो अब ये किसी भी कर्व का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये जो लाल रंग में जो आपको कर्व दिखाया गया है, सिर्फ कर्व मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता, मतलब मैसेज ये है कि ये कुछ की शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्कल के बजाय, अभी सर्कल एक नहीं है, यहाँ ये डिस्टेंस आर है। अगर आप इस जगह पर कर रहे हैं तो आपको एक सर्कल लेना होगा कि जिसका डिस्टेंस, जिसका रेडियस जो होगा ना वो इससे ज़्यादा होगा। अगर ये आप ऑरेंज जगह पर कर रहे हैं तो ये जैसे जैसे आप इस लाल कर्व के ऊपर आप मूव करेंगे, वैसे ये जो आर इस सर्कल है ना, इसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कुछ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, और अच्छा यहाँ और कम हो गया, यहाँ इससे भी कम होगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से है, ये कोई फिक्स्ड सर्कल नहीं है, ठीक है। फिक्स सर्कल तो सर्कल है, लेकिन उसका रेडियस फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, बी का फार्मूला तो वही है, डीएल में ये टर्म तो पहले भी थी, जो पिछली स्लाइड में भी सर्कल के लिए भी थी। यानी ये टर्म ये बता रही है कि जो लेंथ का जो सेगमेंट है उसका एक, ये हेड टू टेल रूल, ये वेक्टर है ना, तो जब मैं पार्ट कहता हूँ तो ये हेड टू टेल रूल वाली बात होगी, ठीक है। उसका एक पार्ट तो वही है,
वो ये जो कि एंगल के अलॉन्ग है, जो कि इस सर्कल के ऊपर एंगल के अलॉन्ग है। ये तो पिछली तस्वीर में भी था। लेकिन अब यहाँ देखिए इस जगह पर ये जो डी एल है असल में ये कर्व के ऊपर होगा। तो डी एल का एक कंपोनेंट हेड टू टेल के मुताबिक एक कंपोनेंट तो वो है जो कि एंगल के अलॉन्ग है, जो कि सर्कल में भी था। लेकिन आप ये देखिए इसमें एक दूसरा भी है, इसका एक कंपोनेंट है हेड टू टेल के मुताबिक कंपोनेंट, जो कि रेडियस के अलॉन्ग है। देखें यार, ये मैंने कहा था ना, ये सर्कल का रेडियस कम ज़्यादा होगा, यहाँ सर्कल रेडियस ज़्यादा हो रहा है। तो ये सर्कल रेडियस ज़्यादा होने की तरफ एक यूनिट वेक्टर ये भी है। तो पिछली स्लाइड की निस्बत यहाँ एक एडिशनल आ गया है यूनिट वेक्टर, ये वाला, जो कि पहले नहीं था। पहले डी एल और सर्कल एक ही थे, अब ये डी एल और हो गया है, इसमें एक आर यूनिट वेक्टर भी आ गया है। लेकिन ये जो एडिशनल चीज़ होगा तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो आर यूनिट वेक्टर आया वो परपेंडिकुलर है इस एंगल यूनिट वेक्टर के, और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और रिज़ल्ट वही होगा। अच्छा, यहाँ मैंने कहा ना वही को मैंने सेम कहा है। ये सेम का मतलब दो मतलब में सेम है। एक तो ये कि म्यू नॉट आई वही है जो कि पिछली स्लाइड में था, जो कि सर्कल के साथ था। और एक दूसरा जिस तरह ये सेम इस पिक्चर में है कि आप ब्लू जगह पर कर रहे हैं, तो अगर एंगल है आपने फॉर एग्जाम्पल ये कितना एंगल होगा, मेरा ख्याल है मैं कहूँगा 5-6 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ये कर रहे हैं तो यहाँ एक रेडियस है और एक ये जो आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ को रेडियस से मल्टीप्लाई, रेडियस का मतलब ये है कि रेडियस के पर डिपेंडेंट एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो कि 1/r होगा, और आर्क लेंथ है वो आर के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आर 1/r से 1/r है मैग्नेटिक फील्ड में, और आर्क लेंथ में आर है, तो 1/r से कैंसिल हो गया, और यहाँ जो बाकी सिर्फ एंगल बचा। यहाँ जो है ना, अगर आपने आर ज़्यादा कर दिया है तो आपकी आर्क लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/r है, उतने ही गुना। अगर ये फ़र्क करें, ये 20% ज़्यादा है तो मैग्नेटिक, यानी अगर ये आर्क लेंथ 20% ज़्यादा है, ऐसे इक्वल टू आर थीटा होता है ना, अगर आर बढ़ा दिया तो थीटा अगर वही है तो एस जो है आर्क लेंथ है वो 20% मैंने मिसाल दी है, वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/r वो उतना ही उसके हिसाब से कम हो जाएगा, और नेट रिजल्ट वही रहेगा। तो ये अभी सेम दोनों मफहूम में है कि सर्कल के मुताबिक भी है, और ये एंगल, और उसकी वजह यह है कि रिजल्ट एंगल के डिपेंडेंट होने की वजह यह है कि आर डिपेंडेंस कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेरी कर्व के लिए है, और मतलब प्रूफ आर्बिट्रेरी कर्व के लिए है, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन में जो एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन होती हैं, सोलेनॉइड के लिए हो गया या किसी और जगह हो गया, तो या तो हम ये जो कर्व है वो तो या तो हम इसको सर्कल लेते हैं या रेक्टेंगल लेते हैं। आमतौर पर ये कहते हैं सोलेनॉइड के करंट के लिए रेक्टेंगल लिया जाता है, जिसमें होता है ना कई टर्न्स हैं, और उसके अंदर एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर मालूम करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन तो आपको कई किताबों में मिल जाएंगी। लेकिन एक बार बात मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि चाहे ये रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, या जो मर्जी हो, लाइन इंटीग्रल वो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, ये मालूम है। और आई, और इसके अंदर अगर एक करंट है तो एक आई, और अगर यहाँ पर के दो करंट होते हैं, और लाजमी नहीं है कि वो सेंटर में ही हो, सेंटर तो उसका है भी नहीं है। याद रखिए ये सर्कल तो वेरी कर रहा है ना, असल चीज़ ये कर्व है, और कर्व का कोई सेंटर नहीं है। तो एक आई यहाँ हो सकता है, एक आई दूसरा यहाँ भी हो सकता है। तो अगर आई यहाँ होगा तो क्या होगा, 2 आई हो जाएंगी। इस आई के जो ना की वैल्यू दुगनी हो जाएगी। और अगर फ़र्ज करें वो उसका 50% है तो 100% ये, 50% ये, 150% हो जाएगा, जैसा अपने आई टोटल करने, ठीक है। अच्छा, एक और बात यह है कि इसका जो डेरिवेशन है मैंने एक इन्फिनिट वायर के लिए किया, और इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कह रहा हूँ यहाँ अगर एक वायर हो, लेकिन ये डेरिवेशन जो है ना, ये अगर फॉर एग्जांपल ये वायर नहीं है बल्कि किसी और तरह से करंट है, आज के दौर में तो बड़ी टेक्नोलॉजी में बहुत मुख्तलिफ से करंट हो सकता है। प्लाज्मा एक फील्ड है जिसका, उसमें एक गैस है, उसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, और मतलब किसी भी तरीके से करंट हो सकता है। तो एम्पियर्स लॉ उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये इसकी कुछ वजह जो है ना वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम कोई डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो है ना जो ये रिज़ल्ट है ये सिर्फ वायर्स तक लिमिटेड क्यों नहीं है।
अच्छा, अब एक ये तो गया, मतलब 60% काम था या 70% काम था, पहला बड़ा टॉपिक था इसका। और अब ये जो उससे छोटा टॉपिक है 30% के करीब, 30-35% के करीब टाइम के लिए है, वो ये है कि यही बात जिसने एम्पियर्स लॉ हमें दिया, पहले पहले तो हमने एक सर्कल के लिए ड्राइव किया था ना, बाद में इसको आर्बिट्ररी लूप के लिए कर लिया। लेकिन सर्कल हो या आर्बिट्ररी लूप हो, वो क्लोज्ड लूप है। अब क्लोज का मतलब ये है कि उसमें एंट्री होगी तो एग्जिट भी होगा। अगर आप कह रहे हैं किससे एंट्री किससे एग्जिट, तो मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। यही है ना, अगर मैं फ़र्क करें, यहीं एक बलून, एक 3 डायमेंशनल गुब्बारा है ना, जिसे कहते हैं ना, मैं फ़र्क कर लेता हूँ उसको, मैं इस तरह ये दिखाया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें अगर ये गुब्बारा को मैं इस तरह करता तो यहाँ एंटर होना था और यहाँ से निकल जाना था। अच्छा, इस तस्वीर में उल्टा है। नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ से एंटर हो रहा है, तो एंटर होगा तो निकलेगा भी। तो जब निकलेगा तो अच्छा, अब डी एल नहीं है, अब डी ए है। मेरा टॉपिक अब लाइन इंटेग्रल नहीं है, एरिया इंटेग्रल, ये सरफेस इंटेग्रल, इसको फ्लक्स कहते हैं। गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई डॉट डी ए, अब मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट डी ए। बी इधर है, डी ए, इस ये डी ए आप कह रहे हैं होते हैं एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर किसके, ये ग्रीन के, ये जो मैंने कहा था ना उबारा हो, ये ब्लू हो, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये उसके परपेंडिकुलर, यहाँ क्योंकि निकल रहा है तो उसके परपेंडिकुलर जिधर है मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। म्यूचुअल एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 होता है, तो ये बी का मैग्नीट्यूड, एरिया का एलिमेंट का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0 +1। यहाँ अगर ये निकलेगा तो यहाँ से एंटर भी होगा। एंटर होगा तो क्या होगा, बी डॉट डी ए, यहाँ का डी ए अपना होगा, डी ए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, बी इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है, इधर है, तो म्यूचुअल एंगल 180 है, तो बी का मैग्नीट्यूड, एरिया का सेगमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस 180 डिग्री -1, तो ये +1 यहाँ था, -1 यहाँ से, ये कैंसिल हो गया। ये सब पेयर वाइज जो है ना, यहाँ से यहाँ आप कह दें, यहाँ से यहाँ कह दें, या यहाँ से यहाँ कह दें, तो पेयर वाइज कैंसिल होंगे, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के लिए, या आपको अब मैंने 2 डायमेंशन बनाया, आपको इमेजिन करें, या कोई सी चीज़, बलून आमतौर पर कहते हैं, गुब्बारा, या कोई सरफेस कह लें। एक्चुअल कैलकुलेशन में ज़रा अब आप करेंगे तो ये आप कोई सिलेंडर लेंगे, या जिसकी जब कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं हमने मालूम करना, उससे मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम करना है, उसके लिए सरफेस हमें नॉन चाहिए। लेकिन इसका जो प्रूफ है वो कुछ नहीं कहता कि वो सरफेस कैसी हो, सरफेस जो मर्जी हो, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। अच्छा, इस बात को समझने के लिए और भी तरीके हैं कि जो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक है, उसमें वो प्रोपोर्शन होता है चार्ज के, अंदर कुछ चार्ज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कोई क्योंकि सोर्स नहीं होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इस सेंस में, मैंने सोर्स का लफ्ज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज है, मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह से नहीं निकलता, डाइवर्ज नहीं करता, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, कहीं से निकलता नहीं है। सोर्स होता तो है कि इसकी यहाँ करंट है तो उसकी वजह से, वजह के सेंस में तो सोर्स है, निकलने के सेंस में सोर्स नहीं है। तो जो निकलने के सेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए तो निकलने के सेंस में सोर्स होता है ना, कि ये सोर्स ऐसे निकल रहा है, तो जिससे निकले ना, वो उसको कहते हैं मोनोपोल। पॉजिटिव चार्ज एक मोनोपोल है और नेगेटिव चार्ज एक मोनोपोल है, जिससे चार्ज निकलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा नहीं होता नहीं कि जिससे निकले, अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें इधर आ रहा है तो फिर जा भी रहा है, और अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल होंगे अंदर इस चले गुब्बारे के अंदर या क्या, तो नॉर्थ के साथ ही साउथ पोल होगा, और नेट जो निकलने वाली जो चीज़ होगी ना, वो 0 हो जाएगी। तो निकलने वाली चीज़ को इंग्लिश में मोनोपोल भी कहते हैं, तो इस तरीके से ये इसको मोनोपोल भी कहते हैं ये, और अब जो भी आप नाम दें। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में 0 होता है, और सरफेस S है, और फ्लक्स होता है एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट। और ये मैंने बस पहले मैग्नेटिज्म गॉस लॉ में E था तो यहाँ B है, डेफिनेशन तो वही है। वहाँ चार्ज था तो यहाँ 0 है, क्योंकि निकलने वाली चीज़ थी, चार्ज था, या निकलने वाली चीज़ 0 है। तो ये कोई सी सरफेस हो, कोई ये बार बार मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, ये गुब्बारा हो या कुछ सरफेस हो, या सिलेंडर हो, या जो मर्जी आप सरफेस ले लें, ये हमेशा 0 होगा। अच्छा, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो
बेसिक पास्टुलेट्स हैं वो ये इंटेग्रल फॉर्म नहीं है, वो डिफरेंशियल फॉर्म होगी। गॉस लॉ की भी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो मैक्सवेल इक्वेशन में या बेसिक 4 पास्टुलेट्स में शामिल है। अब ये फ्लक्स ज़ीरो होने को भी पहले डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव होगा ना वो एक पॉइंट पर होगा, यानी लोकल होगा। और जितनी मैंने आपको बताया था फिजिक्स की जितनी फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं वो सारे लोकल हैं। तो लोकल होने के लिए आप उसका डेरिवेटिव लेंगे किसी एक पॉइंट पर। अभी तक तो हम कहते हैं ना पूरे रीजन पर। तो पॉइंट करने के लिए पहले आप डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल करें। वो कहेगा कि ये जो सरफेस इंटेग्रल है वो एक वॉल्यूम इंटेग्रल है किसका, डाइवर्जेंस का। और डाइवर्जेंस एक पॉइंट पर होते हैं, ठीक है, तो डाइवर्जेंस लोकल है। और क्योंकि ये वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है तो ये ज़ीरो होना वॉल्यूम की प्रॉपर्टी नहीं है, वॉल्यूम ये डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है। तो ये डाइवर्जेंस ज़ीरो है और डाइवर्जेंस एक पॉइंट पर होती है और ये लोकल है और लोकल क्वांटिटी है और ये डाइवर्जेंस ज़ीरो है। और ये अब जब लोकल होगी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फंडामेंटल लॉज में से होगी। ये 4 हैं, वो कहलाते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। एक तो गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म, इंटेग्रल नहीं, डिफरेंशियल से इंटेग्रल ड्राइव हो सकता है। और दूसरा ये जो आपके सामने है जो आज के लेक्चर का। और तीसरा एम्पियर्स लॉ जो कि आज के लेक्चर का पहला पार्ट था। लेकिन आज के लेक्चर का जो पहला पार्ट था वो इन एम्पियर्स लॉ की इंटेग्रल फॉर्म थी जो, लेकिन जो इंटेग्रल फॉर्म है वो लोकल नहीं है, ये पूरे लूप की प्रॉपर्टी है। तो उसको पहले डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना होगा और इस दफ़ा डिफरेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो जो डेरिवेटिव होगा उसका नाम होता है कर्ल। तो ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो अब समरी ये है, तो पहले तो एम्पियर्स लॉ है इंटेग्रल फॉर्म कि जो लाइन इंटेग्रल है वो इनक्लोज एक जो अंदर करंट है, लूप जो भी हो उसके अंदर करंट है। अगर मैंने तो पहले एक करंट दिखाया था, फिर मैंने कहा था जितने मर्जी करंट हों, और फिर वैसे मैंने बता दिया था कि असल में इसके प्रूफ की बातें तो आप बाद में भी जारी रख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ये है कि जिस मर्जी शेप में और जितने भी हों, बस करंट लूप के अंदर जितने हों लाइन इंटेग्रल उसके प्रोपोर्शनल होता है। एक ये रिज़ल्ट है। और दूसरा रिज़ल्ट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है कोई भी सरफेस हो वो ज़ीरो होता है। तो यही 2 रिज़ल्ट है। अच्छा, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ये है कि डाइवर्जेंस ज़ीरो होगी। तो आज के लेक्चर में यही है।